नमस्ते साथियों। आज अपने बात करते हैं करनाल बंट ऑफ वीट। यह गेहूं में लगने वाला एक भयंकर रोग है। यह रोग भारत के सभी क्षेत्रों में जहां गेहूं का उत्पादन होता है वहां पर पाया जाता है। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल नामक स्थान पर सर्वप्रथम देखा गया। इस रोग को देखने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे डॉक्टर मित्रा। इन्होंने सबसे पहले इस रोग को आइडेंटिफाई किया तथा वर्तमान में विश्व के अन्य देशों में भी यह रोग पाया जाता है। भारत में यह रोग अधिक तापमान तथा हाई ह्यूमिडिटी उष्ण जलवायु वाले राज्यों में जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है और वहाँ पर उष्ण जलवायु नहीं पाई जाती, वहाँ पर यह रोग सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के अपेक्षित ठंडे प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व मैदानी इलाके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान जिसमें गंगानगर व हनुमानगढ़ ज़िले भी आते हैं, उनमें गेहूं की फसल में करनाल बंट डिजीज़ का प्रकोप सर्वाधिक होता है। करनाल बंट रोग हर वर्ष गेहूं की खेती करने वाले किसानों को नुकसान पहुंचाता है आर्थिक रूप से, यानी कि जो उपज होती है उसमें बहुत बड़ा लॉस होता है। इस रोग के कारण वैज्ञानिकों ने गेहूं में करनाल बंट फैलाने वाली फंगस जिसको आइडेंटिफाई किया, उसका नाम था टिलेशिया इंडिका या निवोशिया इंडिका। इस कवक के कारण यह रोग फैलता है। इसकी पहचान की, इससे उन्होंने समस्या का संभावित समाधान खोजने में मदद भी मिली तथा गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है तथा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कवक के आनुवंशिक में प्रोटीन की पहचान की। किसकी पहचान की? यानी कि जो प्रोटीन था इस कवक का, उसकी पहचान गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कवक के प्रोटीन की पहचान की तथा जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कवक थी उसको जिम्मेदार माना। यह न केवल पैदावार को कम करता है बल्कि अनाज की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को भी नुकसान पहुंचाता है और उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। इससे प्रभावित खेत की फसल खाने लायक नहीं रहती, यानी जो इससे प्रभावित गेहूं की फसल होती है ना, जो खेत में उगाई जाती है, वो खाने लायक नहीं रहती। यानी कि इसका जो आटा होता है, जो इसका बनाया जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता। गेहूं की फसल में लगने वाली यह बीमारी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका, नेपाल, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है। वर्तमान में गेहूं की फसल को फफूंदनाशकों के छिड़काव से इस बीमारी को कुछ हद तक रोका जा सकता है तथा समय समय पर अगर फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है तो इस रोग का कंट्रोल किया जा सकता। करनाल बंट डिजीज़ के जो प्रमुख कारण हैं उनमें से एक है मौसम की अनुकूलता, यानी कि जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार इस रोग को फैलाता है या किस मौसम में यह रोग फैलता है। जिस वर्ष फरवरी से मार्च माह में हवा में अधिक आर्द्रता होती है और धीमी धीमी यानी कि मीडियम वर्षा होती है एवं आकाश में बादल छाए रहते हैं, तो इस मौसम में करनाल बंट डिजीज़ की फैलने की संभावना अधिक हो जाती है तथा वर्ष 2013-14
के दौरान उत्तरी भारत में मौसम इस रोग के अनुकूल होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करनाल बंट का प्रकोप 15% तक पाया गया था। इसीलिए इस रोग का प्रकोप मौसम के अनुसार प्रतिवर्ष कम या अधिक होता रहता है। यानी जो प्रत्येक वर्ष है इसका जो प्रकोप है वो कम या ज़्यादा होने का मुख्य कारण है मौसम में आर्द्रता का होना। करनाल बंट रोग फैलने के लिए अधिकतम तापमान 19 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस एवं कम से कम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी अधिकतम जो तापमान होगा वो 19 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तथा कम से कम तापमान है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं में पुष्प के समय जब मार्च में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है तो इस रोग के फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी मार्च के मौसम में जब वर्षा अधिक होगी तो यह रोग सर्वाधिक फैलता है। जनवरी से फरवरी माह में आकाश में लंबे समय तक बादलों का छाया रहना और कई दिनों तक लगातार हल्की वर्षा होना व वायु में अधिक आर्द्रता होना भी इस रोग को फैलाने में सहायक है। यानी कि जो यह रोग है जनवरी फरवरी माह में अगर इसके अकॉर्डिंग रहेगा मौसम तो यह रोग अधिक फैलेगा। तथा इसका दूसरा कारण है अधिक मात्रा में सिंचाई करना। सिंचित अवस्था में गेहूं की फसल से अधिक उपज के लिए तथा अधिक नाइट्रोजन यानी कि अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग भी इस रोग को बढ़ाने में सहायक है। पहला तो था मौसम इसके अनुकूल होना चाहिए, दूसरा था अगर नाइट्रोजन उर्वरक आप अधिक देंगे तो यह डिजीज़ करनाल बंट ऑफ वीट अधिक फैलेगा। जो लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इस रोग का कारक एक कवक है जिसका नाम है टिलेशिया इंडिका या निवोशिया इंडिका। यह रोगजनक मृदा जनित है यानी कि सॉइल बॉर्न डिजीज़ है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्र में फैलाते हैं। यानी कि जो संक्रमित सीड होंगे वो इस रोग को नए क्षेत्र में ले जाते हैं। गेहूं की फसल में यह रोग करनाल बंट रोग का संक्रमण पौधे में पुष्प आने की अवस्था में शुरू हो जाता है। यानी इस डिजीज़ का जो प्रकोप है यानी संक्रमण है वो पुष्प आने की अवस्था में शुरू होता है। लेकिन इनकी पहचान बालियों में दाने बनने के समय ही लग पाती है। यानी कि जिस समय बालियों में सीड बनते हैं उसी समय इस डिजीज़ की पहचान हो पाती है। पौधों की सभी बालियों और रोगी बालियों में दानों में संक्रमण नहीं होता। यानी कि सारी जो सीड होंगे वो संक्रमित नहीं होंगे। कुछ ही दाने या आंशिक पूर्ण जो बंट बनते हैं वही दिखाई देंगे जो काले रंग के होंगे, काले पाउडर में परिवर्तित हो जाएंगे और उनमें टीलियोस्पोर बनते हैं। अधिक संक्रमण की अवस्था में गेहूं का करनाल बंट रोग में भ्रूण पर कवक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो भ्रूण होगा उस पर इस कवक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा रोगग्रस्त दाने आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं। जो सीड होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ब्लैक पाउडर में परिवर्तित हो जाएगा। तथा जिस समय थ्रेसिंग घाई के बाद निकले दानों के बीच में दरार के साथ साथ गहरे भूरे बीज समूह में देखे जा सकते हैं। यानी जब सीड की घाई करेंगे और जो उसके सीड के बीच में एक दरार होती है उसमें गहरे भूरे रंग के बीजाणु समूह दिखाई देते हैं। अधिक संक्रमण की अवस्था में पूरा दाना यानी जो पूरा सीड होगा वो खोखला हो जाता है तथा केवल बाहरी सतह ही
शेष रह जाती है। संक्रमित गेहूं के बीजों से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है। यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है वो यही है, यानी जो सीड होंगे उनमें सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है। यह दुर्गंध ट्राइमिथाइल एमीन नामक रसायन के कारण आती है। इस रोग में कवक की उपस्थिति में पेरिकार्प तक सीमित हो जाती है तथा भ्रूण और बीज की पतली परत पर रोग के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो भ्रूण होता है और ऊपर वाला छिलका होता है सीड का, उस पर इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस रोग में दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। यानी कि उनकी उगने की जो क्षमता होती है सीड की, वो कम हो जाती है। अधिक प्रकोप होने पर दानों का रंग ब्लैक हो जाता है तथा सीड खाने योग्य नहीं रहते। विश्व में कई गेहूं का आयात करने वाले देश जहां पर यह रोग नहीं है, गेहूं को पुनः रूप से करनाल बंट मुक्त होने पर जोर देते हैं। यानी कि जिन देशों में गेहूं का आयात किया जाता है वो देश इस इन्फेक्टेड सीड को आयात यानी खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वो इसको खरीदते नहीं हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। करनाल बंट का जो लाइफ साइकिल है, गेहूं का करनाल बंट रोग जो दूषित यानी इन्फेक्टेड सीड और इन्फेक्टेड भूमि द्वारा फैलता है। कवक के टीलियोस्पोर गेहूं की फसल की कटाई के बाद या मंडाई के समय ग्रसित बीज सतह पर चिपक कर रहते हैं और मृदा में बोने के बाद टीलियोस्पोर अंकुरित होकर बेसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। यानी कि इस कवक के जो टीलियोस्पोर होते हैं वो गेहूं की कटाई के बाद अवशेष रूप में मृदा पर ही रह जाते हैं चिपक कर, और उनका अंकुरण हो जाता है और वो बेसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं, जो फरवरी के मध्य व मार्च में वायु में उड़कर स्वस्थ बालियों निकलने पर या जो स्वस्थ बालियां होती है उन तक परागकण होने के समय पुष्प कलिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार कवक के बेसिडियोस्पोर नए पुष्पों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस रोग के शूडियम 2 से 5 वर्ष तक मृदा में जिंदा रह सकते हैं। यानी कि जो इसके स्पोर होते हैं वो 2 से 5 वर्ष तक उस भूमि में जिंदा रह सकते हैं जहां पर पूर्व में गेहूं की फसल बोई गई थी। जब उस मृदा में स्वस्थ बीज बोए जाते हैं तो यह इन्फेक्टेड मृदा उस स्पोर को जर्मिनेट करती है और पौधे को संक्रमित करती है। इस रोग के टीलियोस्पोर कम से कम 2 वर्ष तक फसल अवशेष यानी स्ट्रा या फार्म यार्ड यानी गोबर की खाद पर जर्म नलिका यानी जर्म ट्यूब बनाकर 110 से 185 स्पोर बनाते हैं, जो वायु तथा पानी द्वारा यानी एयर व वाटर द्वारा पुष्पक्रम तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से रोग चक्कर अनेकों बार चलता रहता है। करनाल बंट डिजीज़ का प्रबंधन IPM तकनीकी के तहत करनाल बंट का प्रबंधन निम्न उपायों द्वारा किया जाता है। यानी जो प्रथम जो उपाय है वो है सस्य क्रियाएँ। उन क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी इस रोग के टीलियोस्पोर से ग्रसित है वहाँ कम से कम 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। यानी कि जहाँ पर पूर्व में फसल बोई गई है वहाँ पर इस बीज के यानी इस कवक के स्पोर लंबे समय 5 वर्षों तक जीवित रहते हैं टीलियोस्पोर, तो वो 5 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। पलवार या मल्चिंग तथा पॉलीथीन थैली द्वारा भूमि का ढक कर रखें, जिससे तापमान में वृद्धि होगी और टीलियोस्पोर का अंकुरण कम हो जाएगा। नंबर 3, सिंचाई और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। यानी न तो ज़्यादा सिंचाई करें तथा सिंचाई के साथ अधिक मात्रा में
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक भी न दें, संतुलित मात्रा में ही उर्वरक का प्रयोग करें। नंबर 4, बुआई की तिथि को विभिन्न किस्मों के बाली निकलने के समय के हिसाब से निर्धारित किया जाता है, जिससे टीलियोस्पोर के अंकुरण से फसल को नुकसान। गेहूं का करनाल बंट रोग ग्रसित बीजों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रयोग न किया जाए। नंबर 6 पॉइंट, गेहूं का करनाल बंट रोग रोकने के लिए केवल साफ व प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। नंबर 7 पॉइंट, गेहूं का करनाल बंट रोकने के लिए ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई डीप स्लोइंग करें, यानी गहरी जुताई यानी डीप स्लोइंग की जाए। नंबर 8 पॉइंट, उन्नत तथा प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। नंबर 9, पुष्प अवस्था व दाने यानी सीड बनने की अवस्था में नियंत्रित सिंचाई का प्रयोग करें, जिससे रोग की तीव्रता कम की जा सके, या फूल आने के पहले सिंचाई करने से रोग को घटाया जा सकता है। नंबर 10, गहरी बुआई या घनी बुआई न करें, यानी हाई डेंसिटी प्लांट न लगाएं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग किया जाए। गेहूं का करनाल बंट रोग को नियंत्रित करने के लिए सबसे आसान और लाभकारी तरीका है कि रोग प्रतिरोधी किस्में बोएं, जैसे HD29, HD22-23, HD30, PBW 502, PBW 154, PBW 533, HP 1771, राज 1555, BWH 5023, HD 4672, WL 1562, WH 1097, WH 1100, MACS 3828, UP 368 तथा RL 283 इत्यादि रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं, इनका ही प्रयोग करें। नेक्स्ट है यांत्रिक नियंत्रण। करनाल बंट रोग को नियंत्रित करने के लिए रोग ग्रसित बालियों को उखाड़कर पॉली बैग में भरकर खेत से बाहर नष्ट कर दें या डाल दें, स्पोर का स्थानांतरण न हो जिससे। नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण बायो कंट्रोल। करनाल बंट रोग के प्रबंधन हेतु गेहूं की फसल में ट्राइकोडर्मा विरिडी 6 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पहला छिड़काव दाने बनने से पूर्व अवस्था में करें तथा प्रोपेकोनाजोल 25% EC 500 ग्राम 750 लीटर प्रति हेक्टेयर खेत में घोलकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव दाने बनने की अवस्था में करना चाहिए। यह छिड़काव समय समय तथा 15 दिन के अंतराल पर 2 बार करें। करनाल बंट रोग का रासायनिक नियंत्रण यानी केमिकल कंट्रोल कैसे करें। करनाल बंट रोग एक सोयल तथा बीज और वायु जनित रोग है, यानी कि यह सोयल से भी फैलता है, सीड से भी फैलता है और वायु द्वारा भी फैलता है। इसीलिए रासायनिक विधि द्वारा इस रोग को नियंत्रित करना एक कठिन कार्य है, परंतु फिर भी कुछ CIBRC फरीदाबाद हरियाणा द्वारा रसायनों का संश्लेषण तैयार किया गया है, जिससे इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बीज उपचार विधि सीड ट्रीटमेंट। कुछ रसायन जैसे थीराम 75 WS 25 से 30 ग्राम प्रति लीटर पानी में एक घोल बनाकर सैलरी बनाई जाती है, उसका छिड़काव करें। नंबर 2 कार्बोक्सिन 75% WP 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बोने से पूर्व बीज उपचारित करें। बीज उपचारित करने के बाद बीजों को छाया में सुखाएं। नेक्स्ट है खड़ी फसल पर छिड़काव कैसे करें, यानी फोलियर स्प्रे।
करनाल बंट रोग हेतु जैसे प्रोपेकोनाजोल 25 EC टिल्ट 0.1% 500 ग्राम से 750 लीटर प्रति हेक्टेयर खेत में पुष्प निकलते समय प्रथम छिड़काव करें तथा फरवरी के प्रथम सप्ताह में और दूसरा छिड़काव फरवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। इस रोग के लिए सबसे बेस्ट दवा प्रोपेकोनाजोल 25% EC है, जो मार्केट में टिल्ट 0.1% सॉल्यूशन के नाम से बिकती है। इसका प्रयोग सर्वाधिक लाभकारी है। करनाल बंट रोग मुख्य रूप से फफूंद जनित रोग था। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, करनाल बंट, यह फफूंद द्वारा लगने वाला रोग है। इस रोग में एक विशेष बाली में कुछ दाने ही ब्लैक पाउडर में बदलते हैं, यानी जो बाली होगी उसमें कुछ ही दाने जो ब्लैक पाउडर में चेंज होते हैं और इनमें बीजाणु भरे रहते हैं और ये बीजाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं। नम वातावरण में यह रोग अधिक फैलता है। नंबर 2, पहाड़ी बंट। इस रोग में बाली के अंदर कुछ बदरंग दाने, यानी जिनका कोई एक रंग न हो, ढेर सारे रंग उनमें मिक्स हो, यानी बदरंग, तथा चिपचिपा चूर्ण भरा रहता है और इस चिपचिपे चूर्ण में सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। यह इसका मुख्य लक्षण है। इसी से इसकी पहचान की जाती है। करनाल बंट डिजीज़ को जब माइक्रोस्कोप में एग्ज़ाम किया जाता है, यानी देखा जाता है, तो इनके जो बीजाणु होते हैं वो कुछ ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, इस प्रकार के, और इनमें हल्का सा ब्राउन कलर पाया जाता है और बाहरी जो पतली त्वचा होती है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और अंदर का भाग बिल्कुल खोखला होता है और इसमें ब्लैक पाउडर भरा रहता है, ब्लैक पाउडर।